नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित आचार्य द हेकेटिस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस निःशुल्क व्याख्यान माला के अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे व्याख्यान विधि या प्रवचन विधि के बारे में। इससे पहले हमने अपने वीडियो में पढ़ा था जो हमारी परंपरागत शिक्षण पद्धति है उसके अंतर्गत जो पाठशाला पद्धति या विधि है उसके विभिन्न विधियों और प्रविधियों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने अपने पहले वीडियो में सूत्र विधि, मौखिक विधि, वाद विवाद विधि और पारायण विधि के बारे में समझ लिया था। उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन पर भी हमने चर्चा की और उनमें से जो प्रश्न पूछे जा चुके थे पिछली कक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में, उनके बारे में हमने चर्चा की। चलिए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं अगली विधि, व्याख्यान विधि के बारे में। विधि संख्या 5 और वो है आपकी व्याख्यान विधि। क्या है व्याख्यान बताइए? आपने खूब सेमिनार शब्द का सुना होगा, संगोष्ठी शब्द सुना होगा। यदि आप शोध के छात्र हैं तो आपने संगोष्ठियां जो हैं वो कहीं ना कहीं आपने अटेंड भी की होंगी या उसमें आपने अपनी सादर उपस्थिति भी दी होगी। तो वो क्या है? व्याख्यान है, अर्थात किसी एक विषय के बारे में आप कितना जानते हैं। इसे हम प्रवचन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रवचन भी कह सकते हैं। और इस विधि का जो विशिष्ट स्वरूप है वो हमें दिखाई देता है कि यह जो विधि है ये दृष्टांत शिक्षण पर आधारित है। अर्थात इस व्याख्यान के दौरान विभिन्न प्रकार के दृष्टांत सुनाए जाते हैं, कथाएं सुनाई जाती, कहानियां सुनाई जाती हैं, क्योंकि उसका सामान्यीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। सामान्यीकरण क्या होता है? जनरलाइजेशन, अर्थात सैद्धांतिक जो पक्ष है उसको व्यवहारिक रूप से स्थापित करना सामान्यीकरण कहलाता है। हम ये कहते हैं कि इन चीज का प्रयोग यहां किया जाएगा, तो उसे करके दिखाना या उसके विभिन्न प्रकार के उदाहरण देना कि वो चीज वहां उसी प्रकार में काम कर रही है, यह सामान्यीकरण कहलाता है। अर्थात इको यणचि सूत्र से हम यण संधि के शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर यण संधि होती है, ये हमने सिद्धांत बनाया, अब हम उसका व्यवहारिक प्रदर्शन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? सामान्यीकरण कहलाता है। तो इस व्याख्यान विधि के द्वारा सामान्यीकरण किया जाता है, इसे आप नोट कर लें। दृष्टांत आधारित शिक्षण भी इस विधि के माध्यम से होता है, नोट कर लें आप। प्रश्न बन सकता है कि किस विधि के माध्यम से हमें सामान्यीकरण समझाया जाता है, या फिर दृष्टांत आधारित शिक्षणम कस्मिन विधौ भवति, दृष्टांत आधारित शिक्षण किस विधि में होता है, प्रश्न बन सकता है। तो आपका उत्तर होना चाहिए व्याख्यान विधि। क्या होना चाहिए? व्याख्यान विधि। अब हम बात करते हैं कि व्याख्यान जो है उसके बारे में आपने एक श्लोक सुना होगा। व्याख्यान कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। तो वहां आपने एक श्लोक सुना होगा, श्लोक है पदच्छेदः पदार्थोक्ति। एक एक शब्द को ध्यान में देते हुए आप लिखिएगा। पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेपो अथ समाधानम, आक्षेपो अथ समाधानम, व्याख्यानम, षड्विध, कतिविध? षड्विधम मतम। ये आपका श्लोक है। और यहां हमें देखना है कि व्याख्यान जो है उसके 6 अंग बताए गए हैं और इस पर प्रश्न भी पूछा जा सकता है। व्याख्यान से कति अंगाः भवन्ति या व्याख्यानम कतिविधम भवति, व्याख्यान के कितने अंग हैं या व्याख्यान कितने प्रकार का होता है। या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखितेषु व्याख्यानस्य अंगः नास्ति, निम्नलिखित में से व्याख्यान का अंग नहीं है। तो आपको इन 6 शब्दों को ध्यान में रखना है। कौन कौन से हैं? पदच्छेदः, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधानम, षड्विधम। 6 भाग हैं। अब सबसे मुख्य बात क्या है कि व्याख्यान एक ऐसी विधि है जो अपने अंदर या अपने अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का, विधियों का प्रयोग भी करती है। अब देखिए कैसे करती है। सबसे पहला शब्द है पदच्छेदः। अब बताइए कैसे करेंगे आप पदच्छेद? संधि विच्छेद करेंगे ना। जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो निश्चित रूप से हम यहां पे संधि समझाएंगे, तो फिर हम व्याकरण विधि का प्रयोग करेंगे। तो ये अपने आप में एक दूसरी प्रविधि का हम यहां प्रयोग करेंगे। अब है पदार्थोक्ति। पदार्थोक्ति का मतलब अर्थात उस पदार्थ के भावार्थ को कहना।
उस पदार्थ के अर्थ का कथन करना, उस पद के अर्थ का कथन करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उत्पत्ति विधि का प्रयोग करेंगे। पद कैसे बना, कहां से बना, कौन सी धातु है, किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो इस माध्यम से हम जब समझाएंगे तो हम उत्पत्ति विधि का प्रयोग करेंगे। अब हम बात करते हैं विग्रह की, तो हम यहां पर समास विग्रह करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले भाग की, तो वो है वाक्य योजना, अर्थात कर्ता कौन है, वाक्य जो है उसका स्वरूप कैसा है, कर्तरी प्रधान है या कर्म प्रधान है, या फिर किस प्रकार से क्रिया का यहां पर व्यवस्था की गई है, मुख्य क्रिया है या फिर उसकी सहायक क्रिया है। अब हम बात करते हैं अक्षिपः समाधानम, अर्थात यहां पर यदि इनसे संबंधित शंका होने पर छात्र यदि आक्षेप करता है, प्रश्न करता है, शंका की उपस्थापना करता है, तो उसका समाधान भी आप यहां कर रहे हैं। अर्थात यहां पर आप क्या कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इस विधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का भी आचार्य प्रयोग करता है जब वो व्याख्यान विधि के माध्यम से अपने विषय की उपस्थापना कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारा व्याख्यान 6 प्रकार का। अब यहां से प्रश्न बन सकता है व्याख्यान कितने प्रकार का होता है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग व्याख्यान का नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो है इसके गुण क्या हैं, विशिष्ट रूप से इसके गुण क्या हैं। तो इसके गुण यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे विषय का विस्तृत ज्ञान, अर्थात यहां व्याख्यान देने वाले व्यक्ति के पास अपने विषय का विस्तृत ज्ञान होता है, वह अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। दूसरा इसका गुण है मानसिक सक्रियता का निर्माण। मानसिक सक्रियता से आप क्या समझ रहे हैं, अर्थात जब आपको अपने किसी सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत करना है तो आप उससे संबंधित जो दृष्टांत दे रहे हैं, जो उदाहरण दे रहे हैं, वो क्या है, आपकी मानसिक सक्रियता है। अर्थात तत्काल उदाहरण का वहां पर प्रयोग करना आपकी मानसिक सक्रियता को दर्शाता है। तो इस विधि का सबसे बड़ा गुण है ये कि यहां छात्र में मानसिक सक्रियता का विकास होता है। प्रश्न बन सकता है यहां से, आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप इसके नोट्स बनाएं। अगला जो इसका गुण है भाषा का विकास। क्यों हो रहा है भाषा का विकास, क्योंकि जब वो इतनी प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग कर रहा है, जब वो व्याकरण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह भाषा का एक अच्छा जानकार है, वह भाषा का एक विशिष्ट जो है कहीं ना कहीं विशेषज्ञ है। तो यहां पर व्याख्यान की जब हम अगली बात करें तो यहां से एक जो विशिष्ट बात निकल करके आती है वो ये आती है कि व्याख्यान जो है उसे प्रवचन भी कहा जा सकता है। शब्दों का फेर है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, शब्दों का फेर है। व्याख्यान को हम प्रवचन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रवचन भी वही व्यक्ति देता है जो उस विषय के बारे में विशिष्ट ज्ञान रखता है, विभिन्न प्रकार की जानकारियां उसके पास हैं, तो इसे हम प्रवचन भी कह सकते हैं। तो भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि व्याख्यान वहां पर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप प्रवचन को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारी अगली विधि की, जो है कथा कथन विधि। कौन सी विधि है, कथा कथन विधि। तो चलिए मैं इसे साफ कर देता हूं। कथा कथन विधि। अब कथा कथन विधि से आप क्या समझ रहे हैं, एक कहानी सुनी होगी आपने कि पंचतंत्र का निर्माण क्यों हुआ, हितोपदेश का निर्माण क्यों हुआ, बताइए। कथा कथन विधि अर्थात कथा के माध्यम से राजा के राजकुमारों को शिक्षा दी गई थी। सुना है आपने, पंचतंत्र है, हितोपदेश है, क्या है इसमें, कहानियां ही तो हैं। कैसी कहानियां हैं, शिक्षाप्रद कहानियां हैं, सामाजिक, राजनैतिक, विभिन्न प्रकार के गुणों से ओतप्रोत या विभिन्न प्रकार के मानवीय गुणों के विकास को करने वाली कहानियां हैं इसमें। तो यह भी अपने आप में एक विधि है, अर्थात किसी भाग को समझाने के लिए उससे संबंधित कथा को कहना, या फिर हमारे पाठ्यक्रम में संकलित की गई कथा का वाचन करना, उस कथा को सुनाना, उस कथा का पाठन, क्या है वो, कथा कथन विधि है। तो कथा कथन विधि क्या है, चलिए बात करते हैं। यहां से प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां से एक प्रश्न पूछा गया है। कौन सा प्रश्न है, रीट 2015 लेवल 2 की भाषा 2, द्वितीय भाषा, भाषा संख्या 2, उसमें प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रश्न बिल्कुल घुमा फिरा कर है,
बिल्कुल घुमा फिरा कर प्रश्न है, आपको समझना है इसे। संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ते साधनम अस्ति। संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है। उत्तर के लिए विकल्प दिए हैं कविता पाठ, कथावाचनम, चर्चा परिचर्चा, उपर्युक्त सर्वे। अब देखिए यहां भ्रमित होने की कतई आवश्यकता नहीं है आपको। यहां यह पूछ रहा है कि संस्कृत शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति का साधन कौन कौन सा है। तो पहला कविता पाठ है कि नहीं है, क्या मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है, ठीक है। अब है कथावाचनम, मौखिक अभिव्यक्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है। अब है चर्चा परिचर्चा, अब नाम नहीं सुना आपने चर्चा परिचर्चा का, क्या है चर्चा परिचर्चा, वाद विवाद ही चर्चा परिचर्चा है, कतई भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या वाद विवाद में आपकी मौखिक अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, हो रही है। तो हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, उपर्युक्त सर्वे। तो यहां आप किसी भी एक प्रश्न का उत्तर देते समय जल्दबाजी नहीं करें, समझें, उसके बाद संपूर्ण विकल्पों को पढ़ें और फिर अपने उत्तर का चयन करें। तो यह प्रश्न था इसका 2015 में जो रीट में पूछा गया था। तो यहां अब हम बात करते हैं कि कथा कथन विधि में सबसे पहली बात तो यह है कि इसके माध्यम से छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है। जैसे हम घर में देखते हैं, छोटा बच्चा होता है, कहानी सुनाओ, या आप अपनी कक्षा में जाएंगे और देखेंगे कक्षा का माहौल जो है वो आपके शिक्षण कार्य के लिए उतना अधिक प्रभावशाली नहीं है या उतना अधिक सहायक नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप वहां पर कुछ प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया करेंगे जिससे कि छात्र उस स्तर पर आ जाएं जहां से आप पढ़ाना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, चुटकुला सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, कविता सुनाएंगे, बच्चों से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो विधि है कथा कथन विधि, इस कथा कथन विधि के माध्यम से अध्यापक अपने छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि का संचार करता है, विकास करता है। दूसरी बात, विषय का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। जब हम कहानी सुनाते हैं तो निश्चित रूप से वह कहानी आपके किसी न किसी सामाजिक पहलू को चरितार्थ करती है, किसी न किसी आपके मानव जीवन के एक बिंदु को वहां पर वो प्रस्तुत करती है। तो इन कहानी के माध्यम से, इस विधि के माध्यम से वह क्या करता है, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तो ये थी इसकी मुख्य बातें। अब हम बात करते हैं इसके गुण और दोषों के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि श्रेष्ठ वाचन के साथ साथ श्रवण कौशल का भी विकास होता है। श्रेष्ठ वाचन अर्थात सीधी कहानी कहे या फिर उस कहानी में बिल्कुल आनंदित होकर के उसका कथन करे। एक तो सामान्य रूप से कहानी कही जाए, एक बिल्कुल लय गति यति सब ध्यान रखा जाए, उसके आधार पर कहानी कही जाए तो उसका अपना अलग ही आनंद होता है। तो श्रवण कौशल के साथ साथ यहां पर क्या हो रहा है, वाचन कौशल का भी विकास हो रहा है और दूसरा चिंतन कौशल का भी विकास हो रहा है। कहानी सुनाई जा रही है और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के चिंतन चल रहे हैं, आगे क्या होगा, ये ऐसा क्यों किया, अब अंत में जाकर पता लगता है ऐसा क्यों किया, लेकिन चिंतन वहीं से शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा गुण है चिंतन कौशल का विकास इसके माध्यम से किया जाता है। अब सच्चरित्र का निर्माण, निश्चित रूप से पाठशाला की जितनी भी विधियां हैं, पाठशाला पद्धति की या परंपरागत विधियों की जितनी भी शिक्षण विधियां हैं, सच्चरित्र तो निश्चित रूप से उनका उद्देश्य होगा ही, क्योंकि निश्चित वो सारी की सारी आध्यात्मिक परिवेश का निर्माण करती हैं। गुरुकुल पद्धति में उनका प्रयोग किया गया है, तो आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं, शास्त्रों से जुड़ी हुई हैं, तो सच्चरित्र का निर्माण तो उनका उद्देश्य होना ही है। अब बात करते हैं इसके दोषों की। क्या है, सबसे पहली बात इसमें यह है, कथा कथन विधि के माध्यम से वह क्या करता है, वह जो है आपके सबसे पहली बात इसमें कि प्रत्येक जो बालक है वो कथा कहने का अपना कौशल नहीं रखता है, या दूसरा प्रत्येक बिंदु के समझाने के लिए, प्रत्येक बिंदु को व्यवहारिक रूप से समझाने के लिए उससे संबंधित कथा का होना भी आवश्यक नहीं है। ये इसके दोष कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली जो विधि है वो है आपकी प्रश्नोत्तर विधि। क्या है, प्रश्नोत्तर विधि। तो चलिए अगली विधि हम यहां लिखना चाहेंगे प्रश्नोत्तर विधि। क्या है प्रश्नोत्तर विधि, प्रयोग भी किया जाता है उसका अमूमन, अर्थात यदि आप भाषा के छात्र रहे हैं
या फिर आप सामाजिक विज्ञान विषय के छात्र रहे हैं, या आपने जब अपना शिक्षक प्रशिक्षण पूरा किया है तो आपने अपनी पाठ्य योजना में मूल्यांकन प्रश्न लिखे होंगे। क्या है, अध्यापक कथन के बाद आपके द्वारा उस कहे गए विषय में छात्रों का अधिगम किस स्तर का है, इसका या इसकी जांच करने के लिए आप जो प्रश्न पूछते हैं वो क्या है, वो आपका प्रश्नोत्तर विधि है। अर्थात उस स्तर तक बालक जहां तक आप अधिगम चाहते हैं पहुंचे या नहीं, इसकी जांच करना क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अध्यापक अपने विषय का उपस्थापन करता है। तो चलिए, सबसे पहली बात तो यह है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अधिगम का सुदृढ़ीकरण। अर्थात आपने जो पढ़ा है उसका सुदृढ़ीकरण करना, बार बार अभ्यास के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से उन तथ्यों को आपकी समझ में विकास करना या आपकी समझ में विकसित करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अब इसके गुण क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बिंदुओं की पुनरावृत्ति। आप नोट कर लीजिएगा, प्रश्न बन सकता है यहां से। महत्वपूर्ण बिंदूनां पुनरावृत्तिर्भवति, कुत्र भवति, कस्मिन् विधौ भवति, प्रश्नोत्तर विधौ भवति, प्रश्नः भविष्यति। यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला, छात्रों की शंकाओं का समाधान, क्योंकि छात्र से जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो वह भी प्रश्न करता है, तो वहां पर छात्र अपनी शंकाओं का समाधान भी वहां प्राप्त कर लेता है। तो छात्र की सक्रियता बन रही है, छात्र वहां पर निरस नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, छात्र भी सक्रिय है, क्योंकि आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो उस प्रश्नों के साथ साथ उसकी भी जिज्ञासावश जो प्रश्नों की एक विशेष श्रृंखला निकल करके आती है, वह उनका भी समाधान इस विधि के माध्यम से प्राप्त कर लेता है। तो यह है आपकी प्रश्नोत्तर विधि के गुण। दूसरी बात, छात्रों की जिज्ञासा जब उदय होती है तो उसका तत्काल समाधान जब उसे प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से उसमें विषय की एक विशिष्ट समझ विकसित होती है, क्योंकि तत्काल समाधान उसे प्राप्त हो जाता है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। कई बार क्या होता है कि जब अध्यापक लगातार पढ़ा रहा होता है और हमारे मन में यदि कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है या कोई शंका उत्पन्न होती है तो गुरुजी को बीच में रोकें कि नहीं रोकें, गुरुजी को क्या पता बुरा लग जाए, क्या पता गुरुजी डांट दें। तो उस विधि में जब वह व्याख्यान दिए जा रहा है तो आप प्रश्न पूछने में कहीं ना कहीं अपनी शंकालु प्रवृत्ति को देख पाते हैं। लेकिन जब प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से अध्यापक पढ़ा रहा है तो आप तत्काल अपनी शंका का समाधान प्राप्त कर लेते हैं और निश्चित रूप से वह आपके लिए बहुत ही उत्कृष्ट अधिगम को प्रदान करने वाली विधि बन जाती है। तो चलिए अगली विधि हम बात करते हैं। नहीं, पहले हम इसके दोषों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ा दोष है इसका, केवल जिज्ञासु बालकों को ही फायदा होता है। जो जिज्ञासु बालक होते हैं, जो बुद्धिमान बालक होते हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि श्रेष्ठ होती है, जो संकालु प्रवृत्ति के बालक नहीं होते हैं, केवल उन्हें ही लाभ मिलता है। संकालु प्रवृत्ति के बालक चुपचाप बैठे रहते हैं कोने में, अरे बस कुछ नहीं पूछना हमें गुरुजी से। तो यहां केवल जो जिज्ञासु बालक होते हैं, जो बिल्कुल फ्रंट लाइन में बैठे होते हैं, आपने कक्षाओं में देखा होगा, जो होशियार बालक होते हैं वो बिल्कुल आगे बैठते हैं गुरुजी के पास में, और जो पीछे बैठते हैं बैक बेंचर्स, जो हो रहा है ठीक है, बाद में देखेंगे, पीरियड खत्म हो जाएगा जब देख लेंगे। तो यहां इस विधि में जब प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं तो केवल वही बालक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं जिनमें जिज्ञासा होती है, जो कुछ जानना चाहते हैं। दूसरा दोष है इसका कि इसमें सीमांकन का अभाव होता है। हम विषय से इतर चर्चा भी कर लेते हैं। जब बालक प्रश्न करता है तो प्रश्न पर फिर दूसरा प्रश्न, फिर तीसरा प्रश्न, फिर चौथा प्रश्न, लगातार प्रश्न आते रहते हैं, तो वहां पर जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं उससे आप इतर चले जाते हैं। आपकी जो रेलगाड़ी है पटरी से उतर जाती है और वहां पर सीमांकन नहीं किया गया है, क्योंकि बालक शंका के आधार पर प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा दोष है। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी अगली विधि, भाषण विधि के बारे में। क्या है भाषण विधि? क्या वही भाषण जो नेता लोग देते हैं? कौन से भाषण बताइए? क्या हम वही भाषण जो नेता लोग देते हैं उसकी बात करें? भाषण विधि भाषण देना, कई बार कहते हैं लेक्चर मत दो। भाषण विधि क्या है? भाषण विधि, चलिए हम बात करते हैं भाषण विधि के बारे में। अर्थात भाषण विधि भी हम जोड़ सकते हैं व्याख्यान के साथ में।
वहां भी वह अपने विषय के बारे में कथन करता है, व्याख्यान में भी वो अपने विषय के बारे में कथन करता है। तो यहां हम कह सकते हैं कि भाषण विधि व्याख्यान विधि की संपूरक विधि है। प्रश्न बन सकता है, कह विधि व्याख्यान विधेः संपूरक विधि इति उच्यते। कौन सी विधि व्याख्यान विधि की संपूरक विधि कही जाती है? तो भवताम उत्तरम भविष्यति भाषण विधि। किम भविष्यति? भाषण विधि। अस्तु, अब सारी बातें वही लागू हो जाती हैं जो अपनी व्याख्यान विधि पर होती हैं। वो अपने विषय का कथन करता है, विषय विशेषज्ञ होता है, विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों का प्रयोग करता है, विभिन्न प्रकार के अन्य व्यवहारिक जो बिंदु हैं उनको वह अपने भाषण में जोड़ता है, विभिन्न प्रकार के तर्कों के माध्यम से अपने तथ्यों को वहां स्थापित करना चाहता है। तो इसके जब गुणों की हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो क्या है कि अपने विषय से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का विकास और उसके साथ साथ श्रेष्ठ श्रोताओं का निर्माण। ये चीज नहीं निकल करके आती है। इस भाषण विधि के माध्यम से श्रेष्ठ श्रोताओं का निर्माण हो जाता है। अमूमन जब आप अपने बचपन के दिन याद करिएगा या अपने स्कूली शिक्षा के दिन याद करिएगा, जब किसी कार्यक्रम पर विशिष्ट अतिथि के द्वारा या मुख्य अतिथि के द्वारा भाषण शुरू किए जाते थे तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव उमड़ता था, ये बंद कब करेगा, ये कब जाएगा यार, पका दिया इसने हमें। क्यों? आप में श्रेष्ठ श्रोता के गुण जो हैं अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। तो इस भाषण विधि के माध्यम से उस पद्धति में, कौन सी पद्धति में? गुरुकुल पद्धति में आप एक विशिष्ट श्रोता के गुणों का विकास कर पाते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले। इसमें वैचारिक मतों की उत्पत्ति होती है, उनका समन होता है और उनकी स्थापना होती है। 3 बिंदु चलते हैं। भवतां मानसिक श्रृंखलायां ये विचाराः आगच्छन्ति, तेषां विचाराणां सर्वप्रथमं समुत्पत्ति भवति, अनंतरम शमनम भवति, तदनंतरम स्थापना भवति। आपके मन में जिस प्रकार के विचार उमड़ रहे हैं, आप जब उनकी स्थापना करते हैं, दूसरे वक्ता के द्वारा उसका समर्थन या खंडन किया जाता है, तो आपका विचारों का जो एक शंका थी उसका समन हुआ और फिर एक नई चीज निकल करके स्थापित होती है। तो ये चीजें किस में आती हैं? भाषण विधि के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा, भाषण विधि में आप स्वतंत्र हैं, आपके व्यक्तिगत चिंतन को अवसर मिलता है। कौन सी विधि में? व्याख्यान में भी मिलता है और भाषण विधि में मिलता है। क्यों? क्योंकि भाषण विधि क्या है? व्याख्यान विधि की संपूरक विधि है। तो सारी वही चीजें यहां लागू हो जाती हैं। तो यहां हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विचारों को भी अवसर प्राप्त होता है। और दोष क्या है इसके? वही चीजें जो मैंने पहले कही थी, श्रेष्ठ श्रोताओं का अभाव है, श्रेष्ठ श्रोता प्राप्त नहीं होते हैं हमें। और दूसरा, लगातार कथन 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 सुने जाते हुए श्रोताओं में निरशता का संचार हो जाता है। तो ये थे हमारे भाषण विधि के गुण और दोष। चलिए अब हम बात करते हैं कक्षा नायक विधि। कौन सी विधि? कक्षा नायक विधि। वर्तमान समय में कौन सी विधि है? वो मॉनिटर जो हम कक्षा में बनाते हैं, कक्षा नायक विधि। इसका जन्म क्यों हुआ? किस लिए हुआ भाई इसका जन्म? इसका जन्म जो हुआ है वो इस कारण से हुआ कि जब गुरु किसी विशिष्ट उद्देश्य से या अन्यत्र स्थान पर चले जाते थे तो उसकी अनुपस्थिति में कक्षा का प्रतिभाशाली जो छात्र होता था वो कक्षा का संचालन करता था। या फिर जब आचार्य को यह विश्वास था कि यह बालक इस विषय पर अच्छी समझ है, इसको या अच्छी समझ रखता है, तो उसे उस विषय को उपस्थापित करने का दायित्व दिया जाता था। तो उस कारण से कक्षा नायक विधि जो है वो व्यवहार में आई। तो चलिए हम बात करते हैं कक्षा नायक विधि के बारे में, जो आज की मॉनिटर विधि है। तो मेधावी छात्र जो है वो कक्षा में आगे आकर के कक्षा का संचालन करता है। तो इससे किस प्रकार की विशिष्ट, जो हम ये कहें कि विशेषताओं का निर्माण होता है या विशिष्टताओं का निर्माण होता है, वो पहली चीज है कि श्रेष्ठ वक्ता के साथ साथ विषय स्थापना के कौशल का विकास हो जाता है। दूसरा, अभिव्यक्ति का विकास हो जाता है। और सबसे मोटी बात, कक्षा नायक विधि के माध्यम से आत्मविश्वासस्य
विकासो भवति, आत्मविश्वास का विकास होता है। अब हम बात करते हैं इसके दोषों की। तो विद्वान कहते हैं कि केवल मेधावी बालकों को ही फायदा मिलता है, क्योंकि मंच पर आकर के बोलना प्रत्येक बालक में यह कौशल नहीं होता है। मंच पर यदि किसी व्यक्ति को पहली बार खड़ा कर दिया जाए तो पहले तो उसकी पिंडुलियां कांपेंगी, कंपन शरीर में पैदा हो जाएगा। दूसरा, उसकी जो जिह्वा है वो लड़खड़ाना शुरू कर देगी, अस्पष्ट उच्चारण उसके मुख से निकलेंगे। तो यहां आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कम है। और जब लगातार वह कक्षा नायक विधि के माध्यम से अपनी संपूर्ण कक्षा के सामने अपने विषय को स्थापित करता है तो नियमित अभ्यास के कारण वह अपने आत्मविश्वास का निर्माण कर पाता है। तो यह है आपकी कक्षा नायक विधि। तो चलिए अब हम बात करते हैं पाठशाला विधि के संपूर्ण गुण और दोषों के बारे में। ये जो विधियां थी हमारी, ये सारी प्रविधियां थी, उपविधियां थी जो पाठशाला पद्धति के अंतर्गत काम में ली जाती थी। तो यहां हम इसका पूरा अपना एक विशेष स्ट्रक्चर बनाएंगे कि पाठशाला जो विधि है जिसमें इस प्रकार की संपूर्ण प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, विधियों का प्रयोग किया जाता है, उसके क्या गुण और दोष हैं, क्योंकि गुण और दोषों पर प्रश्न बहुत बनते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं इसके गुणों की। हमने कहा कि वांग्मय का संरक्षण किया जाता है, जो हमारा संस्कृत वांग्मय है, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका संरक्षण और प्रसार है। अगली सच्चरित्र का निर्माण है, बालक में एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास इस पद्धति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। और जहां आध्यात्म की बात आती है वहां संस्कार स्वतः आ जाते हैं, और जहां साहित्य की बात आती है वहां व्यवहार स्वतः आ जाता है। तो चलिए अगली बात है पुरुषार्थ चतुष्टयम के प्रति एक विशिष्ट इनकी भावना बनती है, जो हमारी भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ कहे जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन पुरुषार्थों के विषय में जानकारी देना, उनकी प्राप्ति करना इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य कहा जाता है। दूसरा, भाषा का शुद्ध उच्चारण और भाषा कौशल का विकास इन प्रविधियों के माध्यम से किया जाता है। एक सशक्त भाषा की अभिव्यक्ति जो है उस बालक में विकसित हो जाती है। और सबसे मुख्य चीज जो है इन प्रविधियों में वो है कंठस्थीकरण के कारण स्मरण शक्ति का विकास। किसका विकास? स्मरण शक्ति का विकास। और अब हम बात करते हैं उसके दोषों की। तो ये है सबसे पहली बात, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अभाव। क्योंकि विषय केंद्रित शिक्षण था, शिक्षक केंद्रित शिक्षण था, बालक केंद्रित शिक्षण नहीं था, इसलिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का कहीं भी पालन नहीं किया गया, जानकारी नहीं थी। अगला है शिक्षण में अंतःक्रिया का अभाव था। हमने जो विधियां अभी चर्चा की है, मौखिक विधि है, पारायण विधि है, व्याख्यान विधि है, कथा कथन विधि है, भाषण विधि है, उसमें क्या है? अंतःक्रिया कहां है? नहीं है। तो पूर्ण रूप से अंतःक्रिया का अभाव जो है वो कहा जा सकता है इसका मोटा दोष है। उसके बाद कठोर अनुशासन है। आत्मानुशासन कहने को है, लेकिन वो आत्मानुशासन व्यक्ति जो विकसित कर पाता है तो उसमें उस प्रकार के परिवेश का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के सीमांकन किए जाते हैं, सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। तो कठोर अनुशासन इसका एक दोष कहा जा सकता है। उसके बाद निरस शिक्षण था, क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो विधियां थी उसमें केवल आचार्य वाला जो पक्ष है वह सक्रिय रहता है, अंतेवासी या छात्र का जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय रहता है। फिर सबसे मुख्य बात तो यह है कि केवल श्रवण और भाषण कौशल पर विशिष्ट रूप से बल दिया जाता है, लेखन कौशल पर बल नहीं दिया जाता है, पठन कौशल पर बल नहीं दिया जाता है। और जब बात करते हैं हम सरेंडर वैल्यू की, तो वहां पर एक भाग को जो कि उसकी पूर्णता को स्थापित करने वाला समर्थ है वो उसका सरेंडर वैल्यू, समर्पण मूल्य स्थापित नहीं कर पाता है। तो केवल दो यहां कौशल विकसित हो रहे हैं, श्रवण कौशल और भाषण कौशल। लेखन कौशल और पठन कौशल का सर्वथा अभाव कहा जा सकता है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अभाव। केवल अध्ययन, केवल अध्यापन, केवल शिक्षण, इसके अलावा कोई नई चीज नहीं थी। तो ये थी हमारी परंपरागत पद्धति के अंतर्गत पाठशाला पद्धति या विधि और उसके अंतर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की विधियां। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।